डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़े थे, देखिए तो। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पढ़ लिए थे। चार्ज बाय मास रेशियो पढ़े होंगे, यही ना। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चार्ज बाय मास रेशियो निकालना था। क्या कहते हैं उसको? स्पेसिफिक चार्ज। कितना होता है? कितना होता है स्पेसिफिक चार्ज? 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, है ना, स्पेसिफिक चार्ज होता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, क्या पता चला इस एक्सपेरिमेंट से? 1-2 मिनट बातचीत करना है बस, उसके लिए बोलना है। लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज पे गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है, क्या? यही पता चला ना इस एक्सपेरिमेंट से। विलियम क्रूक साहब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करके बताए कि लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे गैस इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। यही लिखा होगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन साहब के, इसमें एनोड के पीछे स्क्रीन लगा दी और ये चमक उठा, सिंसिलेशन, दाना 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 नहीं, या फिर ग्रीन फास्फोरेसेंस, ग्रीनिश ग्लो। इसका मतलब था कि कैथोड की तरफ से कोई रेज आ रहा है और यहाँ पे इंसिडेंस हो रहा है। चूंकि रेज कैथोड की तरफ से आ रहा था, इस रेज का नाम क्या रख दिए? कैथोड रेज। इसके बाद प्रॉपर्टीज था, क्या था फोटो में बना हुआ वो? हाँ, घूमता है उन अंदर में। इससे क्या पता चलता है? कैथोड रेज में मटेरियल पार्टिकल होता है जो मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है। एक्स रेज, कैथोड रेज को कोई हैवी मेटालिक प्लेट पे डालते हैं, टंगस्टन या मॉलिब्डेनम का, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो रेज मिलता है उसको एक्स रेज कहते हैं। और फिर मिलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिक चार्ज वाला पढ़े थे। ठीक है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट पढ़िएगा। बाई गोल्डस्टीन, बाई गोल्डस्टीन, ठीक है। एनोड रेज का डिस्कवरी कौन किए थे? यही भाई साहब, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करेंगे। इस एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से होगा क्या? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। सही है ना जी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सब समझ गए थे ना? याद है 5-7 दिन का गैप हुआ, याद है ना सब बात? मेरे साथ रहिएगा, हम पूछ भी लेंगे। क्या बनाए? क्या बनाए हम? हम्म। हो जाएगा एक्सपेरिमेंट इस ट्यूब से, हो जाएगा एक्सपेरिमेंट।
हाँ, बिना यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाए तो कुछ नहीं होगा, है ना। एनसीईआरटी बुक में देखते हो ऊपरे में लगा दी, ताकि सबसे ज्यादा जरूरी बात है, ऐसे नहीं होगा, वैक्यूम पंप से जोड़ना ही होगा। ये माइनस ये प्लस, जरा बता दो ये क्या है। परफोरेटेड कैथोड। कैसा होगा परफोरेटेड कैथोड? चलनी देखा है, उसे कुछ चालते हैं चलनी, नहीं, कैसे छेदे 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 होता है, वैसे ही ये है परफोरेटेड, छेदे 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 छेदे, परफोरेटेड, पोर्स बना हुआ, पूरा हैवी मेटेलिक प्लेट नहीं है, छिद्र युक्त है। और ये है एनोड। इस बार स्क्रीन लगा देंगे इधर, क्या कहें, उधर से देखे, चलिए यही है स्क्रीन, समझिए। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, ये कितना देख लो ना, थोड़ा सा देख लो, फिर लिख तो लोगे अपने से तुम लोग, है ना। कितना, 1/0.01 प्रेशर और हाई वोल्टेज। स्क्रीन लगा हुआ है कैथोड के पीछे, इधर एनोड है ना। सिंसिलेशन इस बार प्रोड्यूस हुआ है यहां पे, यहां पे, हाँ लिख देंगे, है ना, जेडएनएस स्क्रीन। और सिंसिलेशन प्रोड्यूस हुआ परफोरेटेड कैथोड के पीछे, है ना। यहां पर क्या लगाए हैं, जेडएनएस स्क्रीन। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, सिंसिलेशन, बोलो ना एक बार, सिंसिलेशन, बूंदा बूंदी, पुरानका टीवी, है ना, डिब्बा वाला, डब्बा वाला टीवी, बूंदा बूंदी जब नहीं चलता है ठीक से तो यही आता है। अब बताइए ये कैसे इधर से आएगा, जब कोई रेज इधर से चल के, ऐसे, जब कोई रेज इधर से चल के, है कि नहीं बताओ, चूंकि रेज किधर से आ रहा है, इसलिए इस रेज का नाम क्या पड़ जाएगा, एक और नाम है इस रेज का, पता है क्या आपको? हाँ, क्यों है केनाल रेज नाम इसका, केनाल रेज भी कहते हैं। जिस रोड में आप आए उस रोड का क्या नाम है? नहीं, बोरिंग रोड नाम, वो वाला जो सीधा है उसका नाम है बोरिंग केनाल रोड। जानते हैं काहे? उसके नीचे में पूरा नाला है, नीचे नाला है ऊपर रोड है, और नाला वाला पोर्शन में वो बना के बीच में रखा होगा, यहाँ से वहां तक नहीं देखते बीच में जहाँ रोड डिवाइडर है, पूरा नाला है, हड़ताली मोड़ से लेके राजा बाजार तक, है ना, हड़ताली मोड़ से लेके राजा बाजार, राजापुर पुल तक, ये पूरा नाला है, और उसी पे रोड है, तो ये बोरिंग रोड है तो बोरिंग कैनाल रोड लिख दिया। केनाल है यही वाला छेद, ठीक है। परफोरेशन जो बोले थे, चलनी जो दिखाए, है ना, चूंकि इसी से ये पार होता है, इसी से ये पार होता है, परफोरेशन से पार होता है, इसलिए नाम है केनाल रेज, है ना। अब हमें समझना है कि आखिर क्यों परफोरेटेड कैथोड लिए, प्योर सॉलिड कैथोड क्यों न लिए, है ना। जैसे पिछले बार तो लिए थे ऐसा वाला रड लिए थे, इस बार छिद्र युक्त लिए, है ना। बता दें, एनोड रेज का ना पेनिट्रेशन पावर कम होता है,
यदि ऐसा सॉलिड वाला पूरा ले लेते, छिद्र नहीं करते, तो रेज रुक जाता। इधर से इंसुलेशन दिखाई, चूंकि ये पेनिट्रेट, हाँ, इसका छेदन क्षमता कम है, पेनिट्रेशन पावर है ना, भेदन क्षमता कम है। इससे यही प्रूफ होता है कैथोड रेज और एनोड रेज में पेनिट्रेशन पावर किसका कम है, एनोड रेज का। ठीक है, एनोड रेज का। बनाइए फोटो, बात सब लिख देंगे, यही इतना तो लिखना रहता है, बहुत भारी नहीं होता है, ये बहुत हल्का है, लेकिन समझ में आना चाहिए। बना दिए? क्या क्या लिखना रहता है, एक ऑब्जर्वेशन और एक कंक्लूजन, है ना। बाकी सेटअप तो जो है दिख ही रहा है ना। ये कंस्ट्रक्शन कहलाता है कि कैथोड लिए, एनोड लिए, बैटरी लिए, है ना, ये सब जोड़े, ये सब कंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या ऑब्जर्व किए, एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज द सिंसिलेशन और ग्रेनिश ग्लो ऑब्जर्व on the ZNS screen placed behind the perforated cathode, है ना, दिक्कत? बस यही ऑब्जर्वेशन लिखना है, बड़े ऑब्जर्वेशन।
observation. At very low pressure and at high voltage, at very low pressure and at high voltage, the scintillation or greenish glow observed on the ZNS screen placed behind the perforated कैथोड. ये ऑब्जर्वेशन है. कंक्लूजन. Some invisible rays coming from the side of a node incidence on the ZNS screen and produces scintillation or greenish glow. Since the rays coming from the side of a node, it's known as a node rays, है ना. Also it passes from the perforation of cathode it known as canal rays.
लिख दिए। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज। अब एनोड रेज का क्या प्रॉपर्टीज, करीब करीब सब प्रॉपर्टीज कैथोड रेज वाला ही, एक ठो को छोड़ के, है ना। बड़े, हाँ इस पर खाली प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट तो दिमाग में याद होगा, बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज बना देगा, लाइट पेडल रखेंगे तो मूव कर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करता था। सब में सेम है ना, एक्सरेज वाला प्रॉपर्टी नहीं होगा इसमें, है ना, बाकी सब सेम ही ना। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, पहला प्रॉपर्टीज, एनोड रेज ट्रेवल इन, क्यों कहेंगे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, since it casts shadow of an object placed in their path, है ना ये वाला बात, since it casts shadow of an object placed in their path। दूसरा, anode rays consist from material particle, क्यों कहेंगे मटेरियल पार्टिकल, क्योंकि लाइट पेडल को रोटेट करेगा, since it turn light pedal placed on their path, क्या ट्रांसफर करके, क्या ट्रांसफर कर दिया है एनोड रेज जिससे लाइट पेडल घूम गया, बाय ट्रांसफरिंग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। आप किसी दोस्त को गिरा दीजिएगा, इसके लिए पहले से आपको दौड़ना पड़ेगा ना, दौड़ते हुए आइएगा धक्का दीजिएगा तब ना गिर जाएगा, चलते चलते धक्के से थोड़े, है ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का ट्रांसफर। तीसरा, anode is deflected towards negative plate of electric field,
negative plate in an external electric field. That is the material particle of anode rays contain positive charge particle. लिखे? क्लियर है या कोई दिक्कत किसी को? जो कैथोड में फोटो बनाए थे सब यहाँ पे भी वही है. फोर्थ, एनोड रेज को लिख लिया था ना? रह गया तो बताओ. हाँ, चार्ज है तो इसमें भी होगा ऑनाइजेशन पावर, है ना? चूंकि ये भी कैसा चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज. जिस रेज में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा वो हमेशा आयोनाइजेशन करेगा. चौथा, फोर्थ, एनोड रेज has ionizing power. Ionizing power. पांचवा, एनोड रेज has less penetration power. लेस किससे? देखो ये क्या लिखें, क्या लिखें? दैट इज वाई, है ना? दैट इज वाई एनोड रेज हैज लेस पेनिट्रेशन पावर. दैट इज वाई we take perforated cathode to pass the anode rays. आयोनाइजेशन कहते हैं बाबू यदि चार्ज इंड्यूस कर दे कोई रेज किसी गैस में, तो चार्ज कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से, नेगेटिव और पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो ये चार्ज है दूसरे पे चार्ज कर देगा. चार्ज बॉडी दूसरे को चार्ज कर देता है.
अरे बहुत बड़ा समस्या नहीं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी 7वां में पढ़ा था, जिसमें यह बताया गया था कि माथा में जब कंघी करते हैं हम लोग और उसके बाद बिट्स ऑफ पेपर सटाते हैं तो सट जाता है, चार्ज हो गया यार, आयोनाइजेशन इसी को बोलते हैं, इसमें क्या जा रहा है। अरे कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, कहीं इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। ठीक है, हम लोग तो समझाने में कहते हैं कि ऐसे ऐसे करके 2-4 मिनट तक रगड़ देंगे, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है अपना निकल जाएगा, तभी तो गर्म हो जाता है पूरा का पूरा। बिट्स ऑफ पेपर पे सटाइए, सट जाएगा, है ना, वही हो रहा है वहां भी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शन किसके किसके बीच, कंघी और बाल के बीच। यहाँ भी रगड़ के हम लोग क्या किए, फ्रिक्शन ही तो किया, जिससे कि हीट डेवलप हुआ। छठा, और बस छठा ही है और है क्या, और यही एक डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसको एकदम ये रखिएगा, स्पेसिफिक चार्ज वाला पॉइंट। स्पेसिफिक चार्ज on the cathode rays, on the anode rays are not constant like cathode rays। लाइक लिखेंगे तो तुम लोग कंफ्यूज करेगा। स्पेसिफिक चार्ज ऑन एनोड रेज यार, कैथोड रेज का कांस्टेंट था, लिखा था ना, क्या स्पेसिफिक चार्ज ऑन द कैथोड रेज आर कांस्टेंट irrespective from the nature of gas taken inside the discharge tube। कौन सा गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेंगे इस पर डिपेंड नहीं करता था, स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट होता था। यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द एनोड रेज आर नॉट कांस्टेंट एंड इट डिपेंड्स ऑन the nature of gas taken inside the discharge tube। जैसा डिस्चार्ज ट्यूब में आप गैस लेंगे उस तरह का स्पेसिफिक चार्ज आएगा, कैथोड रेज की तरह नहीं, है ना। फिर भी हम यहां पर ध्यान दिलाने के लिए लिखेंगे अनलाइक द कैथोड रेज। यही एक वो प्रॉपर्टी है जो कैथोड रेज से मिलता जुलता नहीं है, बाकी सब करीब करीब एक जैसा ही था, लेकिन ये प्रॉपर्टीज कैथोड रेज से बिल्कुल मिलता जुलता नहीं है। ये वो कहता था कि कौन सा गैस लीजिएगा मतलब नहीं है स्पेसिफिक चार्ज कांस्टेंट होगा, ई कहता है कौन सा गैस लीजिएगा उसी पे डिपेंड करता है कि स्पेसिफिक चार्ज कितना आएगा। क्यों कहता है, ये सबका जवाब होगा। अब देखो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, प्रॉपर्टीज पढ़ के कंक्लूजन क्या निकला। अरे लिखने का समय देंगे, तुम लोग लिखने में व्यस्त हो जाते। प्रॉपर्टीज पढ़ के कंक्लूजन ये निकला, हाँ, कि द जो मटेरियल पार्टिकल एनोड रेज में है, जो मटेरियल पार्टिकल एनोड रेज में है वो पॉजिटिव चार्ज है, और उसी पार्टिकल को हम प्रोटॉन कहते हैं। दैट इज डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, है ना। जो पार्टिकल है एनोड रेज में उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और वही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। द मटेरियल पार्टिकल ऑफ एनोड रेज contain positive charge particle
these positively charged particle known as proton. Discovery of proton. The material particle of anode contain positive charge particle. These positively charged particle known as proton. हो गया? लिख दिया? एक्चुअली में ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हो गया. समझ भी गया ना सब? कोई दिक्कत? पहले से भी समझा हुआ होगा. लेकिन अब यहां पर हम लोग को समझना है जो नई बात, ओरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड रेज. ये कैथोड रेज और एनोड रेज ओरिजिन कहां से हुआ इसका, ये निकला कहां से, है ना? ये कहां से निकला, ठीक है? ये समझने के लिए बात करना है. बड़े origin of cathode rays and anode rays. कहां से निकले कैथोड एनोड रेज, आप लोग बताओ सोच के. हैं? क्या किए हैं इस फोटो में, जरा देखिए. हाँ देखो, एक बच्चा बताए क्या किए हैं इस फोटो में. एक ही साथ स्क्रीन दोनों तरफ लगा दिए. एनोड के पीछे भी स्क्रीन लगा दिए बाबू, कैथोड के पीछे भी स्क्रीन लगा दी.
क्या होगा इस बार? हाँ, दोनों तरफ चमकेगा। हम तो कहते सबसे पहली बार बताया थे डिस्चार्ज ट्यूब में पूरे रंग देंगे, स्क्रीन लगा देंगे पूरे में। स्क्रीन कहते उसी को है जो ट्यूबलाइट फोड़ने के बाद वाइट वाइट पाउडर निकलता है, पूरे में लगा देंगे तो ये पूरे ग्लो करेगा, ट्यूबलाइट जैसा चमकेगा, पूरा ग्रीनिश ग्लो होगा, पूरा चमकेगा। नहीं, वो ग्रीन लाइट नहीं जलता है, वो तो वही जलता है जो दिख रहा है ना। टीवी वाला में भी देखते हो सिंसिलेशन जहाँ पे होता है तो वाइट रहता है पूरा, ग्रीनिश ग्लो कहते हैं। अभी वाला जो टीवी आता है नहीं है, उसमें देखते ना, जब कुछ नहीं तो फ्लोरोसेंस कैसा होगा, सादा सादा पूरा आता है ना, खाली चमक ही होता है, जैसे लगेगा टीवी वहां पे चल रहा है। ग्रीनिश ग्लो, फास्फोरेसेंस, है ना। चमक तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होगा, जैसे इसमें वाइट है, इसको भी कोट कर दें पूरे पूरे चमकेगा। ये सब सवाल नहीं है, सवाल ये है कि यहां भी सिंसिलेशन दिखाई पड़ा और यहां भी सिंसिलेशन दिखाई पड़ा, क्योंकि दोनों तरफ लगा हुआ है स्क्रीन। सवाल ये है कि कैथोड रेज क्या कैथोड से निकलता है? एनोड रेज क्या एनोड से निकलता है? कैथोड रेज निकलता कहां से? बस यही तो पूछा जा रहा है। एनोड रेज उधर से निकलता है। बचवा बोल रहा है वो इधर से निकल दो, उधर से निकल दो, वो सही है बोल रहा है, हम लिखे भी तो वही है, लेकिन हम लिखे नहीं है कि एनोड से निकलता है, ऐसा ना लिखे, हम लिखे एनोड के तरफ से, और लिखे कैथोड के तरफ से। कैथोड के तरफ से इसलिए कैथोड रेज है, एनोड के तरफ से इसलिए। अभी टॉपिक बदल दिए, ओरिजिन पूछ रहे हैं, निकला कहां से। तो सुनोगे, कैथोड रेज या एनोड रेज न तो कैथोड से निकलता है न तो एनोड से निकलता है, ये जो गैस उसमें लिया जाता है उससे निकलता है। कैथोड रेज एंड एनोड रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। यही बहुत अंदर की बात है, यही सीखना था तुम लोगों को। उतना सीखे रहते ना तो मेरा टॉपिक डायरेक्ट यही होता। गैस से निकलता कैथोड एनोड रेज। अभी सबका जवाब मिलेगा। 10,000 से 20,000 वोल्ट क्यों करना पड़ता है, प्रेशर क्यों घटाना पड़ता है, ये सबका जवाब मिलेगा। मान लो एकदम कूल होकर के, अकबक नहीं करना है यहां पे, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। सबसे पहला गैस हम लोग हाइड्रोजन गैस लिए। जब आप वेरी लो प्रेशर करते हैं और हाई वोल्टेज करते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है जिससे कि गैस भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने लगता है। विलियम क्रूक साहब कहते, उसका कारण सुनिएगा क्या हो जाता है। जितना आप एटॉमिक स्ट्रक्चर समझते हैं पहले से, समझते होंगे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, यही तो सीखे। बाहर में इलेक्ट्रॉन अलग अलग घर होता है इलेक्ट्रॉन का, उसमें घूमता रहता है। क्या हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन के बारे में यदि ये बात करें तो उसके न्यूक्लियस में एगो प्रोटॉन होगा पॉजिटिव चार्ज, और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, वो भी एक किट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मतलब दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। तो सुनना मेरे साथ पहले क्या क्या हुआ इसके अंदर। हाइड्रोजन गैस में जो बॉन्ड है
उस बॉन्ड को तोड़ा गया है ना, हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड विल बी ब्रेक। ये मॉलिक्यूल है, इसको पहले एटम में कन्वर्ट किया गया। मॉलिक्यूल है और ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? अब बताओ, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां पे एनर्जी की जरूरत थी। कहां से एनर्जी मिला? अरे 10,000 वोल्ट से 20,000 वोल्ट। वोल्ट मतलब क्या पढ़ा था फिजिक्स में? वर्कडन पर यूनिट चार्ज। वोल्ट मतलब वर्कडन पर यूनिट चार्ज, वर्कडन मतलब एनर्जी। तो एनर्जी के रूप के लिए ही हम लोग 10,000 से 20,000 वोल्ट दे रहे थे, और ये टूट जाए इसी के लिए हम लोग 0.01 एटीएम प्रेशर लगा रहे थे। इन दोनों का जरूरत किस काम के लिए था? मॉलिक्यूलर फॉर्म हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट करना। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वही कर सकता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। तो हाइड्रोजन गैस जब आप लिए इसके अंदर, तो इसमें कौन इलेक्ट्रॉन फ्री है क्या? तो अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म से किस चीज में कन्वर्ट किए? एटॉमिक फॉर्म में। अब हाइड्रोजन एटम से एक वो इलेक्ट्रॉन लॉस करा के H+ बना दिया। इसमें भी क्या लगेगा? बोलो ना, क्यों लगेगा? तो प्रोटॉन है ये, और ये इलेक्ट्रॉन है बाहर में। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है कि नहीं लगता है? अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? यही 10,000 से 20,000 वोल्ट और 0.01 एटीएम, ये भी एनर्जी उसी से मिलना है। अब जरा देखो, H+ हो गया और इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। एकदम पेशेंस बनाए रखिएगा। इस एटम से जब एक वो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है, बच गया, और इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया? बाहर। कैसे? एनर्जी और प्रेशर। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा कि ना घूमने लगेगा? इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा कि ना घूमने लगेगा? तो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर घूमने लगेगा, वो किधर घूमने लगेगा? किधर घूमने लगेगा? अरे बोलो ना रे। एनोड के तरफ, पॉजिटिव प्लेट के तरफ घूमने लगेगा। और पॉजिटिव प्लेट के तरफ घूम के यही बना दिया कौन सा रेज? कैथोड रेज। ठीक है, बचा क्या इसके अंदर? तो एक वो जो प्रोटॉन बचा वो न्यूक्लियस के अंदर है, और ये प्रोटॉन किधर घूमेगा? पॉजिटिव प्लेट है तो इधर से इधर घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा कि ना पड़ेगा? दिस रेज इज कॉल्ड एज एनोड रेज। सब बात समझ में आया कि अंदर में क्या हुआ? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होता है, समझ में आया? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी गैस लेते हैं तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई voltage and low pressure, the gaseous molecule break into atomic form, and these atom loss electron. न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाए। चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा और कैथोड रेज बनाएगा। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज, ये किधर? परफोरेटेड कैथोड की तरफ घूमेगा और ये एनोड रेज बनाएगा, है ना? तो ऑरिजिन ऑफ एनोड और कैथोड रेज पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? गैस। गैस टेकन इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस लेते हैं वही
से कैथोड और एनोड रेज ऑरिजिन करता है। तो क्या पहले जो लिख रहे थे कि कैथोड के तरफ से और एनोड के तरफ से, तो गलत था क्या? अभी भी तरफ तो वही है भाई। आप देख लो, ये किसके तरफ से आ रहा है? कैथोड के तरफ से नहीं आ रहा है क्या? ये किसके तरफ से जा रहा है? हाँ, हम उस समय भी हिदायत किए थे, हम बोले थे कि फ्रॉम द साइड ऑफ कैथोड लिखना, फ्रॉम द कैथोड मत लिखना। यही मामला था। कैथोड से कैथोड रेज नहीं निकलता, एनोड से एनोड रेज नहीं निकलता। ठीक है, जो गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उससे एनोड और कैथोड रेज निकलता है। ठीक है, क्यों लेना पड़ता है वेरी हाई प्रेशर? कोई पूछे कि ऐसा क्या हो जाता है हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में कि गैस भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है? तो बोलेंगे गैस पहले एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है और एटम फिर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉन लॉस होकर के। इस प्रोसेस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हाई वोल्टेज और लो प्रेशर लेना पड़ता है। कोई पूछे ऐसा क्या मामला बनता है जिसमें इतना इतना बड़ा रेंज लेते हो, 10,000 से 20,000? बोलेंगे कौन गैस कब मिल जाए उस पर डिपेंड करता है। यदि एनर्जी कम लगे और टूट जाए तो 10,000 में काम चल जाएगा। और यदि मॉलिक्यूल ऐसा हो कि जिसमें डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, नहीं लगेगा ज्यादा एनर्जी तोड़ने में, तो ये हो सकता है कि 20,000 भी ले लेंगे। अलग अलग गैस, अलग अलग वोल्टेज, इसीलिए रेंज है। सब बात समझ में आया? बना फोटो। ज्यादा प्रेशर पे और ज्यादा ही वोल्टेज देने से टूटेगा। उतना प्रेशर कम किए तो 10 से 20,000 वोल्ट ले लिया, प्रेशर नहीं घटाते तो उतना वोल्टेज पर भी गैस मॉलिक्यूल टूटता नहीं, है ना? प्रेशर कम कर देने से क्या, कम करने से प्रेशर कम हुआ होगा? इस बच्चा कंफ्यूजन में है कि प्रेशर क्या कर रहा है। क्या कम करने से प्रेशर घटा होगा? गैस मॉलिक्यूल को निकाल ही देने से नहीं घटा होगा। ढेर सारा गैस मॉलिक्यूल होगा और वैक्यूम पंप लगा के क्या खींच लिए आप? गैस खींचे, तभी ना प्रेशर घटेगा। तो जहां 1,000 मॉलिक्यूल था वहां हो गया 10 मॉलिक्यूल, तब टूट गया सब, है ना? प्रेशर को वैसे समझना है। ये सब नहीं बनाना है फोटो में, ये सब समझने के लिए था। यही बात ग्राहमा के लायक था एगो, और कॉम्पिटिशन्स के लायक था। बाकी कैथोड एनोड रेस का डिस्कवरी पहले से आप लोग देखे हैं। फोटो ठीक लग रहा है जी देखने में? हाँ, ना ठीक लग रहा है? अच्छे तो लग रहा है। फोटो बनाना है सिर्फ।
कोई भी गैस लेते, अब एक क्वेश्चन जो पहले से देखा होगा कि इनर्ट गैस डिस्चार्ज ट्यूब में लेना चाहिए, नहीं ऐसा सब जानता होगा। ज्यादातर हीलियम नियन गैस लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि हीलियम नियन एटम होता है, मॉलिक्यूल नहीं होता है, उसमें बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ता है, तो कम एनर्जी से ही काम चल जाता है ना। हीलियम नियन आर्गन क्या ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया नहीं जाता है, ये एटॉमिक फॉर्म में पहले से रहता है। तो एगो काम घट गया ना, मॉलिक्यूल को एटम में कन्वर्ट करना। अब एटम से इलेक्ट्रॉन सिर्फ निकालना है, इसीलिए हीलियम नियन आर्गन लेते। समझा सब जी? क्या बोल दिए? हल्के फुल्के बात में बात तो कर ही दिए। हीलियम गैस या नियन गैस इसमें प्रीफर करते हैं लेना। पूछे क्यों, तो कहेंगे ये एटॉमिक फॉर्म में ही पाया जाता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया नहीं जाता। जैसे H2 था, He2 देखा है कहीं? ये नोबल गैस है, इसको शांति का पुरस्कार मिला हुआ है। नहीं, केमिस्ट्री में शांति पुरस्कार नहीं मिला है। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, शांति का पुरस्कार ही चारों 6 एलिमेंट को मिलल है जे, इसलिए शांति पुरस्कार मिला है इसको कि ये किसी दूसरे से कंबाइन नहीं करता, इसको समाज से मतलब नहीं, रिएक्टिव नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं है कि क्लोरीन फ्लोरीन किधर घूम रहा है और हम उसे घूमे लगी जाएं, उसके साथ हो जाएं, उससे बॉन्ड बनाए, ये सब एकदम से कोई जरूरत नहीं है ना। ये कंप्लीट न्यूट्रल है, मामले में रिएक्टिव नहीं है, तो एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है ना। हाइड्रोजन अकेले रहने में डरता, वो तुरते कहेगा ना ऐसे हम नहीं रहते हैं, हमको एक और हाइड्रोजन के साथ कर दो, H2 रहते है ना। तो हीलियम नियन में ये बात नहीं। अब ये साथ हो जाता है दो तो मॉलिक्यूल बन गया। अब इसको एनर्जी देना पड़ेगा तो ये अलग होगा, ये वाला एनर्जी इसमें नहीं लगेगा, लगेगा? बॉन्ड एनर्जी लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, बात खत्म। इसीलिए ये ज्यादा प्रीफर करते हैं। बढ़े बढ़े। हो गया ऑरिजिन ऑफ कैथोड एंड एनोड। और एक चीज इसमें समझाना है, सब लिखना बच्चे ले, समझा दिए ना। एक बात वो, एक बात ये, तीसरा बात, स्पेसिफिक चार्ज एनोड रेज का कांस्टेंट नहीं था, लेकिन कैथोड रेज का कांस्टेंट था। स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं E/m रेशियो को, ठीक है? ठीक है, सुनते रहना मेरी बात गौर से। हीलियम को याद करो, नाइट्रोजन को याद करो, ऑक्सीजन गैस को याद करो, छोड़ हीलियम काहे के लिए याद करें। ऑक्सीजन गैस कैसा बॉन्डिंग देखा ऑक्सीजन में? ऐसे तो O2 के फॉर्म में पाया जाता ऑक्सीजन। मान लिया कि डिस्चार्ज ट्यूब में कहता को O2 रख रहे हैं, एनर्जी देके तोड़ देंगे 2 ऑक्सीजन में, क्या? अरे बॉन्ड एनर्जी देंगे तो टूटेगा ना भैया ये। अब ऑक्सीजन एटम को थोड़ा ध्यान करो, इसमें न्यूक्लियस के अंदर कै गो प्रोटॉन है, अब बाहर में इलेक्ट्रॉन है, यही ना? अब बताओ 2 गो 6 गो,
ठीक है, रब बनाए। अब ये इलेक्ट्रॉन तो सब एक एक करके निकल जाएगा एनर्जी देने से, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर 8 को जो प्रोटॉन है वो थोड़े ना निकलेगा, वो तो निकलेगा। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज पड़ेगा, एगो निकलेगा, एगो माइनस, दूगो निकलेगा, दूगो माइनस, तीन गो निकलेगा, तीन गो माइनस। एनर्जी देके तो हम सारा इलेक्ट्रॉन निकाल ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस में कै गो प्रोटॉन है, तो क्या न्यूक्लियस तोड़ दीजिएगा? इस एनर्जी से क्या न्यूक्लियस टूट जाएगा? न्यूक्लियस टूटता है सन पे, 4 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए। 4 लाख से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो एटम का न्यूक्लियस ब्रेक करता है, जो सन पे पाया जाता है। इतना टेम्परेचर आपको गेट करने में, जहां भी गेट कीजिएगा वो स्ट्रक्चर मेल्ट नहीं करेगा, वेपोराइज कर जाएगा सीधा। अब सोचिए, ये तो संभव ही नहीं है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर हाइड्रोजन लिए तो एक प्रोटॉन घूम रहा है, हीलियम लीजिएगा तब 2 प्रोटॉन घूमेगा, नाइट्रोजन लीजिएगा तो 7 प्रोटॉन एक साथ घूमेगा, ऑक्सीजन लीजिएगा 8 प्रोटॉन एक साथ घूमेगा। तो हर बार चार्ज और मास रेशियो बदल जाएगा, है ना, चूंकि उसमें प्रोटॉन अकेले अकेले नहीं घूम पाएगा, अकेले प्रोटॉन नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन तो अकेले अकेले निकल जाता है ना। इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके निकल जाता है, लेकिन प्रोटॉन एक एक करके निकलता नहीं है। न्यूक्लियस में एक साथ संगठित बॉडी की रहता, कंपोजिट बॉडी है। हीलियम आपने लिया तो 2 प्रोटॉन, आपने ऑक्सीजन लिया तो 8 प्रोटॉन। तो बताओ चार्ज बाई मास रेशियो बार बार बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? लेकिन इलेक्ट्रॉन तो इंडिपेंडेंट अकेले अकेले घूमेगा, इसलिए इसका चार्ज बाई मास रेशियो कभी नहीं बदलेगा, ये कांस्टेंट रहता है और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। 3 बात सीखा है, अब ये तीनों लिखना होगा हमको। क्लियर है? सीख गया है समझे? 3 बात सिखाए, है ना। बात ये सिखाया गया कि कैथोड और एनोड रेज का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमने कहा जो गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लेते हैं उससे निकलता है कैथोड और एनोड रेज। कैसे? तो बोले इसीलिए तो हम लोग हाई वोल्टेज और लो प्रेशर करना पड़ता था, क्योंकि कोई भी गैस मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा तो उसको एनर्जी देके हम एटॉमिक फॉर्म में लाएंगे, फिर एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के आयनिक फॉर्म में लाएंगे। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाने लगेगा तो कैथोड रेज बना देगा, प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाने लगेगा तो एनोड रेज बना देगा। हीलियम नियन आर्गन ज्यादा प्रीफर करते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, चूंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं पाया जाता है, ये एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। तो बाकी गैस के कंपैरिजन में इसमें लेस एनर्जी लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है। लो प्रेशर और हाई वोल्टेज पे गैस भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन इसीलिए कर पाता है कि उसके इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं, ठीक है। चार्ज बाई मास रेशियो एनोड रेज का सेम नहीं होगा, अलग अलग गैस लेने से अलग अलग होगा, चूंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है और ये ब्रेक नहीं होगा। अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन घूमेगा एक साथ, जबकि इलेक्ट्रॉन एक एक करके अलग अलग घूमता है, ठीक है। इतना बात लिखना है। तो कैथोड एंड एनोड रेज originated from the gas
taken inside the discharge tube. At very low pressure, and at high voltage, the molecular gas converted into atomic form. At very low pressure and high voltage, the molecular gas converted into atomic form. And the atom lost electron and become positive charge, that is nucleus containing proton. Electron being negative charge, it moved towards positive plate of electric field. And consist cathode rays, while proton containing nucleus being positive charge, it moved towards negative plate of electric field. And consist anode rays. दोनों बातें हो गया कि वेरी लो प्रेशर और हाई वोल्टेज क्यों चाहिए. कैथोड एनोड रेज एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा था वही कैथोड रेज बनाया, और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा था वही क्या बना दिया, एनोड रेज बना दिया. है ना, वो उल्टा पढ़ाई हो रहा था कि रेज में पार्टिकल कौन सा है, एक्चुअली में पार्टिकल ही घूम रहा था जिसको रेज कह रहे थे. दोनों बात एक ही. वो समझना थोड़ा आसान था. तो 9th वगैरह में कैथोड से निकला कैथोड रेज, एनोड से निकला एनोड रेज, समझता था कि नहीं, ऐसे ही समझ जाता था. सर लोग भी चूंकि ये बताना नहीं रहता था तो ज्यादा ट्राई नहीं करते थे. बचपन भी सोच लेता था ठीक है कैथोड देने से आए कैथोड रेज, आसान तो लगता है, ई टफ लगता है. अल्लाह, अब कैथोड से कैथोड रेज ना निकला है, एनोड से एनोड रेज ना निकला, एनोड की तरफ से आया है खाली.
हो गया? बड़े बड़े हीलियम नियन आर्गन क्यों लेना है? क्योंकि उसमें कंपैरेटिवली लेस एनर्जी लगेगा, है ना, क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में ही पाया जाता है। ये समझ गया ना क्या लिखा? वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज द मॉलिक्यूलर गैस कन्वर्टेड इनटू एटॉमिक फॉर्म। मॉलिक्यूल वाला गैस अब एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड द एटम लॉस इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिव चार्ज, दैट इज न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो होगा किस पर? न्यूक्लियस पर, जिसमें प्रोटॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन being negative charge, it move towards positive plate of electric field and consists cathode rays, while proton containing nucleus being positive charge, it move towards negative plate of electric field and consists एनोड रे। स्पेसिफिक चार्ज डिस्कस कर देते पहले। स्पेसिफिक चार्ज of anode rays varies or changes with the nature of gas as different gas has different number of proton inside the nucleus. Different gas has different number of proton inside the nucleus, that is different क्या? स्पेसिफिक चार्ज। ई बाई एम कहते हैं, चार्ज बाई मास। एटम ही अलग हो गया, चार्ज भी अलग हो गया, मास भी अलग हो गया, हर एक बार अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन मिलेगा, इसलिए चार्ज बाई मास रेशियो हर बार अलग आएगा। हीलियम नियन गैस is more preferred, that is it exists in conform in atomic form and require less amount of energy, comparatively than other gas to perform discharge tube experiment. क्लियर है? कैथोड रेज की डिस्कवरी, एनोड रेज की डिस्कवरी हो गई।